हेलो क्लास 7 के बच्चों। तो बसंत भाग 2 पाठ 10 अपूर्व अनुभव, जो कि एक संस्मरण अर्थात यादें हैं, जिसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तब पाठ में चलते हैं। तोप्तो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थीं। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोप्तो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। तो अब आते हैं बच्चों पाठ में। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोप्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोप्तो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोएम बोले तो विद्यालय का नाम। तोएम में हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोप्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई का एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। यह तोप्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी, मतलब जब खाने की छुट्टी, जब हमारा लंच होता है, खाने की छुट्टी के बाद या उसके समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए। जैसे अगर हम किसी के यहाँ जाते थे तो उनसे अनुमति लेते थे, क्या हम आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं क्या। तो वही चीज़ है कि माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोप्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोप्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जो है जूतों की फीतों पर ही गड़ाए रखी। रॉकी अपने पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोप्तो-चान से रहा नहीं गया। यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने ऐसा बताया। जब तोप्तो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सोना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोप्तो-चान को यह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोप्तो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोप्तो-चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिनका भेद किसी को पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगे और यासुकी-चान भी हंसने लगा। तोप्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच सके। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी से किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोप्तो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोप्तो-चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी-चान ने अपना
पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोप्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठे हैं। याचकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। याचकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोप्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी अर्थात 3 पहिए वाली सीढ़ी मिली जिसे थामे रखना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने वाली तिपाई के ऊपर सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। वो जब सीढ़ी को खींच के ले आई तो उसे बहुत खुशी होती है और वो सीढ़ी जो है द्विशाखा तक पहुंच रही थी आराम से। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। याचकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोप्तो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय किया कि 7 पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा जाए। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय याचकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। दोनों का ध्यान जो है याचकी चान के ऊपर पहुंचने में रमा था। तोप्तो चान नीचे से उसका एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। याचकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोप्तो चान तो सीढ़ी से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर याचकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने पर हर कोशिश बेकार रही। याचकी चान सीढ़ी थामे तोप्तो चान की ओर ताकने लगी। तोप्तो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि याचकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर याचकी चान भी रो पड़ेगा। उसने याचकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों हाथ पर थामे उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोप्तो चान उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोप्तो चान द्वारा याचकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डांटता, है ना, जरूर डांटता और डर के मारे चीख भी उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर याचकी चान को तोप्तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी याचकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से याचकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोप्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। याचकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन याचकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, ठीक है ना, याचकी चान ने खुश होते हुए कहा। ओके, वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। याचकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में जाएगा तो हर घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोप्तो चान उस समय यह तो न समझ पाए कि याचकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं जा सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होगा। वह तो एक ही सोचती रही कि सुमो पहलवान
घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बहुत बड़ा है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दोनों ने टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जान उस समय टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यास्की चान ने ही तोप्तो चान को जो है उसके बारे में बताती है। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नावली में। यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोप्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। तो यास्की चान को तोप्तो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, जबकि जापान के शहर तोमे में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन यास्की चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोप्तो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए अधिक प्रयास किया। दूसरा क्वेश्चन है कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम में से सफलता पाने के बाद तोप्तो चान और यास्की चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर थे? तो अंतर थे, लिखिए। तो देख लेते हैं। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोप्तो चान और यास्की चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप से कह सकते हैं, जैसे तोप्तो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यास्की चान का पेड़ की द्वितीय शाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके लिए जोखिम भरे कार्य से यास्की चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में वह भी प्रसन्न थी। अब यास्की चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी न मिला था। अगला क्वेश्चन है कि पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज ताप यास्की चान और तोप्तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो पहली सीढ़ी से यास्की चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोप्तो चान तिहाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगी। तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहां कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। तो यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यास्की चान पोलियोग्रस्त था। उसके पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोप्तो चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोप्तो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी भी यह काम करने नहीं देते। शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। पाठ से आगे देखते हैं। तोप्तो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया जिसमें जोखिम था। यास्की चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यास्की चान को पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम में से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हो, तो ये आपकी इच्छा है। फिलहाल किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करें तथा छात्र स्वयं अपने अपने विचार को प्रस्तुत करें। अपने वहाँ से झूठ बोलते समय तोप्तो
चांद की नज़रें नीचे क्यों थी, तो ये आपको पता है, क्योंकि वो उनसे झूठ बोल रही थी, इसलिए उनकी नज़रें झुकी हुई थी। ठीक है ना, या बाकी आप देख लेना। ये आज के चांद जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधाओं की जगहों की सूची बनाएं। तो विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए रेप बना रखे हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है। अस्पतालों में व्हील चेयर होती हैं। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। अब बात करते हैं भाषा की। ठीक है ना, भाषा की बात। विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी डालियां एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द को त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ होता है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों को जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि वह क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी 8, संस्कृत 8, अंग्रेजी 8। ओके, तो यहाँ पे उसका आंसर है, जैसे हिंदी 2, 3, 5, 6, 7, 9, संस्कृत द्वि, त्रि, पंच, षष्ठ, सप्त और नवम, अंग्रेजी 2, 3, 5, 6, 7, 9। अब इसमें ठिठियाना कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है ना, जिसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय से बनने वाले 4 शब्दों को लिखना है, जैसे घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना आदि। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।